नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल परीक्षा दृष्टि पर मैं प्रभु सिंह स्वागत करता हूं और मैं आपके समक्ष मूल विधि विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट विषय है। ये मूल विधि को आप फंडामेंटल लॉ भी बोल सकते हैं। तो हम जिस सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुए हैं वो है आपका मूल विधि। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक परिचर्चा करते हैं हम कि मूल विधि का इम्पोर्टेंस क्या है। आपके यूपीएसआई परीक्षा में मूल विधि का महत्व कितना है, क्यों आवश्यक है मूल विधि पढ़ना, पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो हम बात करेंगे कि मूल विधि पढ़ना हमें आवश्यक क्यों है। तो देखिए, मूल विधि आपको पता होगा कि आपका जो यूपीएसआई का सिलेबस है, उत्तर प्रदेश दरोगा, एक ऐसी वैकेंसी जिसमें रुतबे की कोई कमी नहीं है, डबल स्टार की वैकेंसी है। अगर आप दरोगा बनते हैं तो आपको डबल स्टार मिलेगा। तो देखिए, उसमें कानूनी प्रक्रिया या कानून की बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको पहले से ही ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दरोगा बनने की तैयारी कर रहा है तो उसे पहले से ही ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत विधि का ज्ञान होना आपके लिए आवश्यक है। तो यूपीएसआई की 4 भागों में बांटा गया यूपीएसआई के सिलेबस को, जिसमें एक पार्ट आपका आता है हिंदी, और हिंदी पूरा हिंदी आपका 40 क्वेश्चंस का आएगा। आपको अच्छे से पता होगा, हिंदी वाले सर ने इसको बताया होगा, इस पर मैं विशेष चर्चा नहीं करने वाला हूं। आगे की बात करेंगे, मैथ होगा आपका, अर्थात गणित होगा। गणित वाले सर ने आपसे चर्चा की होगी इस 40 क्वेश्चन के लिए, इस पे भी मैं कोई चर्चा नहीं करने वाला हूं। इसके बाद आपका आता है तर्क शक्ति। देखें, तर्क शक्ति में मैं थोड़ा सा चर्चा अपना करता हूं, क्योंकि एक शब्द एसआई परीक्षा में डाल देता है बुद्धि लब्धि शब्द जब डालता है तो बुद्धि लब्धि में क्या होता है कि आईपीसी से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चाहे वह दंड का सिद्धांत आपसे पूछ ले, चाहे अपराध के तत्व आपसे पूछ ले, वो बुद्धि लब्धि में पूछता है। कभी कभी क्या होगा, आपसे पूछेगा कि आप पुलिस अधिकारी हैं, आप किसी अपने क्षेत्र से बाहर दूसरे क्षेत्र में हैं और वहां पे कोई विवाद चल रहा है, तो आपका कार्य क्या होगा। या कोई ऐसे कार्य, जैसे एक आता है शब्द पीआईएल का मतलब होता है जनहित याचिका। तो जनहित याचिका से भी क्वेश्चंस आपके तर्क शक्ति में ही बनते हैं। तो मूल विधि यहाँ पे आपको आवश्यक हो गई, चाहे वो 4-5 क्वेश्चंस तर्क शक्ति में मूल विधि से संबंधित घुसे ही क्यों ना हो। पुलिस प्रणाली से भी क्वेश्चंस बुद्धि लब्धि में आते रहते हैं, ठीक ना। तो पुलिस प्रणाली से संबंधित क्वेश्चंस भी बुद्धि लब्धि में आएंगे। उसके बाद हमारा जो विषय आता है वो है आपका मूल विधि, और इसके बाद जो एक पार्ट आता है वो है आपका संविधान। और इतने में ही यह खत्म नहीं होता, बल्कि एक पार्ट और आपका आता है, उसे हम कहते हैं सामान्य अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो जो हम अब में जो चर्चा करनी है वो केवल और केवल मूल विधि पे करनी है। तो जब मूल विधि और संविधान और सामान्य अध्ययन मिला करके 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके 40 क्वेश्चंस को पार्टीशन में किया गया। तो कहा गया कि 24 क्वेश्चन मूल विधि संविधान के होंगे और 16 क्वेश्चंस आपके किसके होंगे भाई, जीएस के होंगे। तो जब आपके 16 क्वेश्चंस जीएस के हैं, अगर कोई बच्चा एक रेपुटेड कोचिंग में या पिछले 5-10 सालों से तैयारी कर रहा है, तो आपको पता ही है कि जीएस में क्या क्या है। आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, संविधान छोड़ दीजिए, तो उसके बाद आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स के बाद अगर आप आए तो आपका साइंस आ जाता है, और इसके बाद आपका आ जाता है करंट अफेयर्स। क्लियर है, करंट अफेयर्स। इतने सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपके ये 16 क्वेश्चंस तैयार होते हैं। लेकिन अगर आपने लगातार उत्तर प्रदेश में रह करके या बाहर कहीं भी दिल्ली वगैरह में रह करके तैयारी किए हुए हैं, तो आपको जीएस के 16 क्वेश्चंस में से मुझे लगता है कि 5 से लेकर के 8 क्वेश्चंस में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। 5 से 8 क्वेश्चंस में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बेस्ट कंपटीटर भी इसको अचीव कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम इन 24 क्वेश्चंस की। तो मूल विधि और संविधान मिलाकर के ये 24 क्वेश्चंस आते हैं, अर्थात आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय हो गया वो हो गया मूल विधि और संविधान। क्योंकि मूल विधि और संविधान इतना लिमिटेड होता है कि अगर आप उसे एक बार ध्यान से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, तो आप 24 के 24 भी हल कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि 20 से 24 प्रश्न आप हल कर पाएंगे अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़े रहते हैं। तो हमारी टीम इतनी सक्षम है कि आपको ये 20 से 24 क्वेश्चंस में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने देगी।
यूपीएसआई के लिए एक बात, 5 से 8 क्वेश्चन अगर आपने यहां से हल कर लिया, 20 से 24 क्वेश्चन यहां से हल कर लिए, अर्थात आप 30 से 32 क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं, जो कि सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन के लिए बहुत ही पर्याप्त हैं। आपको एक बात तो और पता होगी कि पिछली बार कैबिनेट के बैठक में लगातार यूपीएसआई की वैकेंसी चर्चा में है। कैबिनेट की बैठक में एक निर्णय लिया गया कि 2016 में जो ईच सेक्शन में कट ऑफ था 50% पास होने का क्राइटेरिया, उसे घटाकर इन्होंने कितना कर दिया भाई, 35% कर दिया है घटा करके। ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है आपके लिए, क्योंकि पिछली बार जो बच्चा परीक्षा में बैठा था तो किसी ना किसी एक विषय में फेल हो गया था, जिसकी वजह से वह यूपीएसआई की दौड़ से वंचित रह गया था। ठीक ना। तो देखिए 50% से घटाकर 35% कर दिया गया, अर्थात 20 क्वेश्चन जो एक सेक्शन में आपको करने थे, अब कितने करने को रह गए भाई, 14 क्वेश्चन करने को रह गए हैं। तो अगर आप 14 क्वेश्चन एक सेक्शन में हल कर लेते हैं तो आप सभी सेक्शंस में अगर 14-14 हल करते हैं तब भी फेल हो जाएंगे। तो आप 14-14 का मानक लेकर नहीं चलेंगे। कारण यह है कि इस बार दूसरा क्राइटेरिया भी लगा दिया गया और कहा गया कि सभी टोटल में, टोटल का मतलब अगर 40-40 क्वेश्चन से देखें तो 160 प्रश्न, 160 प्रश्न में से 50% प्रश्नों को सही उत्तर देना अनिवार्य है आपका। एक में तो 14-14 है, लेकिन आपको 50% कंप्लीट लाना ही लाना पड़ेगा, अर्थात 80 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए मूल विधि की आवश्यकता यहां पर भी पड़ेगी और मूल विधि की आवश्यकता यहां पर भी आपको पढ़ने वाली है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मूल विधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए मूल विधि को अति महत्वपूर्ण मैंने लगा के क्यों बोला, इसका अर्थ यह है कि देखिए ये आपके जो जीएस के सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं ये बिल्कुल परंपरागत हैं, इसमें कोई समाप्त होने वाली चीजें नहीं है। आप किसी चीज की भी तैयारी करेंगे इतना जीएस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, संविधान भी पढ़ना है, लेकिन मूल विधि हर चीज के लिए नहीं पढ़नी होती है। आपको केवल दरोगा बनने के लिए मूल विधि पढ़ना है, फंडामेंटल्स लॉ पढ़ने हैं, तो मूल विधि पढ़ना है आपको। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप मूल विधि में मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बिल्कुल ही सहज भाषा में मूल विधि का ज्ञान कराऊंगा। ठीक है, मूल विधि के ज्ञान को मैं इस तरह से आपके लिए आसान बना दूंगा कि आप सड़क पर चलते हुए भी कोई घटना को देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत विधि की धारा चलने लग जाएगी कि यहां पर यह विधि प्रभावी होगी। और देखें जब आप आईपीसी की 511 धाराएं और 16 अधिनियम और उसके बाद सीआरपीसी पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि हम सड़क पे चलते हुए जनरली क्या क्या अपराध करते हैं। आपसे रोज कोई ना कोई अपराध हो ही जाता है। देखिए व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, आप देखते हैं कि बड़ी सोसाइटी के लोग पीते हैं और पीने के बाद पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, यह भी एक प्रकार का अपराध है धारा 510 के तहत, और आईपीसी में सबसे छोटा अपराध है ये। 24 घंटे की कारावास या 100 रुपए का जुर्माना है इसमें। तो आपको पता ही होगा, अगर आप संविधान पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 22 के तहत पुलिस आपको 24 घंटे तक गिरफ्तार कर सकती है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी सजा है ये। अब देखिए बहुत लोग होते हैं चाहे कितना भी अच्छा और सभ्य व्यक्ति है, लेकिन सड़क पर चलते हुए बड़बोलापन आ ही जाता है। उसके दिमाग में पता चला कि कोई लड़की सड़क पे बन ठन के जा रही है और आपके मुंह से अचानक निकल गया छम्मक छल्लो, तो देखिए यह भी एक प्रकार का क्या है, अपराध है। धारा 509 के तहत आपने उस लड़की को अपशब्द या आपत्तिजनक शब्द कहने के लिए अपराध कर दिया। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो ये दोनों अपराध नहीं करता। भाई कभी कभी आपने फेसबुक पे देखा होगा कि लोग भगवान का भय दिखाते हैं, बोलेंगे माता रानी की चरण पादुका है, 11 लोगों को इसे भेजिए नहीं तो आपके साथ अपशकुन हो जाएगा शाम तक। ऐसा मैसेज तो आपने फॉरवर्ड किया ही होगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो भाई धारा 508 और 507 के तहत भूत का भय दिखा करके या देवी देवताओं का भय दिखा करके कोई भी कार्य किया जाता है तो वह भी क्या है, अपराध है। कभी कभी हम दोस्ती में यह भी भूल जाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं। आपके दोस्त को किसी ने मारा, आप जाके उसके मोहल्ले में कह रहे हैं फलाने मेरा दोस्त है, इसका किसी ने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने धारा 503 और 506 आपराधिक अवित्रास का अपराध कर दिया। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे अपराध नहीं होता। छोटी मोटी आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, ठीक ना, तो सबसे होती हैं। तो हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं।
और आज हम सबसे पहले अभी तो सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि मूल विधि में है क्या क्या, मूल विधि में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि मूल विधि एक बहुत बड़ा वाइड विस्तार होता है। मूल विधि आप पढ़ ही नहीं सकते, विधि आप खत्म ही नहीं कर सकते, ठीक ना। आप जाएंगे कभी भी किसी वकील के पास गए होंगे, बड़े वकील के पास जाइए, उनका देखेंगे तो अपना एक लाइब्रेरी होती है, उसमें केवल विधि की किताबें लगी होती हैं, वो सब विधि की किताबें होती हैं। और वकील साहब से आप बात करेंगे कि सर बहुत मेहनत करते हैं, तो वकील साहब कहेंगे कि यार जवानी में इतना पढ़े होते तो IAS अधिकारी होते, जितना अब हम केस को स्टडी करने के लिए किताबों को पढ़ते हैं। तो विधि का एरिया बहुत वाइड हो जाता है, लेकिन आपको जो प्रतियोगी परीक्षा उत्तर प्रदेश दरोगा देना है उसके लिए विधि की एरिया थोड़ी लिमिटेड की गई है, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो विधि के एरिया पे चर्चा करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम तो मूल विधि के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मैं पहले उसे पार्टों में बांटता हूं कि हमें पढ़ना कैसे है इसे, ठीक ना। तो मूल विधि को भी मैं पार्टों में बांट देता हूं। आपको एक पार्ट मूल विधि का पढ़ना है IPC, इंडियन पीनल कोड, इसे हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। इसके बाद हमें पढ़ना है CRPC, दोस्तों इसके बाद हमें पढ़ना CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसे हम कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। इसके बाद हमें पढ़ना है अधिनियम, अधिनियम को हम कहते हैं एक्ट। तो हमें IPC पढ़ना है, CRPC पढ़ना है और अधिनियम भी पढ़ना है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, इन्हें बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। हम पहले अब एक एक पे चर्चा करते हैं। IPC में है क्या। IPC 1860 में बनकर तैयार हुई। आपको लग रहा होगा कि ये तो अंग्रेजों के जमाने में बनी हुई विधि है, तो जी हाँ बिल्कुल आप सही हैं, ये अंग्रेजों के जमाने में ही बनी हुई विधि है। देखें सन 1834 में एक विधि आयोग का गठन किया गया। सन 1834 में एक विधि आयोग का गठन किया गया। कुल 6 सदस्य विधि आयोग में बैठाए गए थे। उन 6 सदस्यों में एक अध्यक्ष थे और अध्यक्ष का नाम था लॉर्ड मैकाले। दोस्तों अध्यक्ष का नाम था लॉर्ड मैकाले। अर्थात विधि के प्रारूप को, दंड संहिता के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति कौन हो गए? लॉर्ड मैकाले हो गए। तो जब ये लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष बनाया गया, तो जब ये विधि बनकर तैयार हुई कब? 1860 में। 1860 में वह दिन था 6 अक्टूबर का। 6 अक्टूबर 1860 में यह विधि क्या हो गई? सबके द्वारा सहमति दे दी गई विधि को, अर्थात विधि क्या हो गई? अधिनियमित हो गई। अर्थात विधि अधिनियमित हो गई 1860 में। जब इसे लागू करने की बात आई कि ये लागू कब होगी, तो इसे हमने लागू किया 1 जनवरी 1862 को। इसे हमने लागू किया 1 जनवरी 1862 को। जब इसे 1862 को लागू किया गया तो इसमें कुल धारा की संख्या कितनी थी? तो इसमें कुल धारा की संख्या थी 511। इसमें कुल धाराओं की संख्या थी 511। तो दोस्तों आप यहीं पे देख सकते हैं कि आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। आप यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता में कुल धाराओं, कितनी धाराओं का संग्रह है? तो कितनी धाराओं का संग्रह है? 511। और इसमें कभी कभी आपसे अगर पूछ ले कि अध्याय कितने हैं आईपीसी में, तो आप कहेंगे 23। तो कुल अध्याय हमें 23 पढ़ना है। आईपीसी में 511 धाराएं पढ़नी है। और उसके बाद हमें पढ़ना है कि आईपीसी में है क्या क्या। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आईपीसी बनाई क्यों गई, इसमें डाला क्या गया। देखिए आईपीसी में 2 बातें करी गई हैं। आईपीसी में 2 बातें हैं, एक आपका अपराध है और एक उस अपराध का क्या है? दंड है। एक बात उसमें अपराध है और दूसरा उस अपराध का क्या है?
दंड है। ये दोनों ही प्रक्रिया चलती हैं। जैसे आपको मैं आसान सी भाषा में कहूं कि आप कहते हैं कि हत्या कर दिया, 302 का मुजरिम है, तो हत्या एक अपराध है और वह हत्या जो किया उसने वह धारा 300 के तहत किया है, और जब वह अपराधी होगा तो धारा 302 के तहत होगा। तो हत्या मतलब अपराध 300 में है, धारा 300 में, और दंड धारा 302 में है। और आपको पता ही है कि हत्या का जो दंड है वो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड है। क्लियर है ना? तो आपको बातें मुझे लग रहा है अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे इसी क्रम में चलते हैं। तो भारतीय दंड संहिता में हमें भारतीय दंड संहिता में हमें अपराध और दंड पढ़ना है। अब देखिए, अंग्रेजों के टाइम पर यह बनी विधि इतनी प्रभावी है कि भारत के अलावा भी 9 देशों में लागू है ये। अगर आप अपने पड़ोसी देश से चलें तो श्रीलंका की बात कर लीजिए, श्रीलंका में यह विधि लागू है, पाकिस्तान में लागू है, बांग्लादेश में लागू है, भूटान में लागू है, म्यांमार में लागू है, बर्मा में लागू, मतलब म्यांमार ही बर्मा है, म्यांमार में लागू है। उसके बाद ब्रुनेई एक जगह है हमारे देश से जस्ट बगल में, मालदीव एक जगह है, वहां भी यह विधि लागू है। और विधि का देश हम इंग्लैंड को कहते हैं, और इंग्लैंड में भी आईपीसी लागू है। लेकिन सब देश में कुछ चीजें मान्य हैं, कुछ चीजें अमान्य हैं। कुछ समय तक हमारे देश में जार कर्म प्रभावी था, अपराध था, ठीक ना? लेकिन अभी पिछली ही साल जार कर्म को अपराध से बाहर कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। जार कर्म कहां था? धारा 497, आपको पता होगा, धारा 497 को भारत में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया। लेकिन पिछली साल से पहले के वर्षों में, पिछली साल के पहले के वर्षों में जार कर्म प्रभावी था भारत में, ठीक ना? पिछली साल से पहले के वर्षों में जार कर्म जब प्रभावी था तो क्या इंग्लैंड में भी प्रभावी था? तो आपका जवाब होगा कि जार कर्म इंग्लैंड में प्रभावी नहीं था। कारण देखें भाई, अगर हम अपनी पत्नी से शादी करते हैं और हमारी पत्नी बिना हमारे सहमति के किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती है, इसी को क्या कहते हैं? जार कर्म कहते हैं। मेरी पत्नी मुझे बिना सूचित किए अन्य पुरुष के साथ यदि संबंध रखती है तो इसे हम जार कर्म कहते हैं। धारा 497 के तहत यह अपराध था, लेकिन इसे 497 को पिछली साल ही समाप्त कर दिया गया, हमारे आईपीसी से इसे निलंबित कर दिया गया, और इंग्लैंड में यह पहले से ही अपराध नहीं था। क्लियर है ना? तो अब आपकी बीवी किसी के साथ भी घूम सकती हैं, आप उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकते। सब समाप्त हो गया। चलिए, ये थोड़ा सा अभी डिस्प्ले इनविजिबल हो गया था, उसके लिए सॉरी। चलें आगे देखें। तो 1 जनवरी 1862 को हमने यह विधि लागू करी, ठीक ना? 1 जनवरी 1862 में यह विधि लागू हो गई। अब हम दंड प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की बात करते हैं। अब आपने कहा कि हम भारतीय दंड संहिता तो पढ़ ही रहे हैं, तो दंड प्रक्रिया संहिता क्यों पढ़ना है? देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता कब आया भाई? 1973 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आया और यह लागू हुआ 1 अप्रैल, और आपको पता ही है 1 अप्रैल को हम मूर्ख दिवस मनाते हैं, तो 1 अप्रैल 1974 को यह क्या हो गया? लागू हो गया। और इसमें कुल धाराओं की संख्या कितनी पढ़नी है आपको? 484 धारा पढ़नी है। कुल धारा यहां पे आपको कितनी पढ़नी है? 484 पढ़नी है। अब आप कहेंगे कि 511 यहां पढ़ना है, 484 ये लगभग 1000 हो गए। तो भाई ये धारा आपको पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद अधिनियम की अलग से आप धारा पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा दंड प्रक्रिया संहिता में है क्या? तो देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता में क्या है कि पुलिस या मजिस्ट्रेट जितने भी न्याय को देने वाले या अपराध और दंड को सिद्ध करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो चाहे न्यायिक विभाग हो, वह अपने कार्य को किस प्रक्रिया के तहत करेगा। यदि किसी अपराधी के घर की तलाशी लेनी है, किसी अपराधी के लिए वारंट जारी करना है, किसी अपराधी के अपराध को परिभाषित करना है कि उसका अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है, या किसी व्यक्ति का असलहा जब्त करना है, इन सभी बातों पर हम चर्चा किस पार्ट में करेंगे भाई? दंड प्रक्रिया संहिता में करेंगे।
किसी महिला को हम कब गिरफ्तार करते हैं, उसकी गिरफ्तारी कब तक की जा सकती है, उसकी गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस चाहिए या नहीं चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा दंड प्रक्रिया संहिता में की जाती है। तो दंड प्रक्रिया संहिता हमारी 1 अप्रैल 1974 में लागू हुई थी और 1973 में यह विधि अधिनियमित हुई थी। तो यह भारतीय विधि के अंतर्गत आता है दंड प्रक्रिया संहिता। तो देखिए लगभग 300 धारा मैं आपको आईपीसी की याद करा दूंगा, आपके जुबान पे होगा। बचपन में जैसे आपने 1 इकाई 2 दहाई पढ़ा था, इसी तरह से मैं आपको धारा भी पढ़ाऊंगा। तो आपको बिल्कुल इसके लिए चिंतित नहीं होना कि इनकी धाराओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आपके दिमाग में यह भी चल सकता है यार अनुच्छेद भी 395 याद करने हैं, तो इनकी संख्या 1400 हो गई। तो देखिए गिनतियों से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो सब आपको आने लगेगा। आप आखिर दरोगा बनने तो जा रहे हैं, ठीक ना, तो दरोगा बनने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। चलिए अधिनियम की बात करते हैं। तो अभी जो अभी देखिए कोई सिलेबस तो आया नहीं है नया, तो पिछले सिलेबस के आधार पर ही हम बात करेंगे कि अधिनियम में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो अधिनियम की बात करेंगे कि हमें अधिनियम में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से अधिनियम हमें जानने हैं। तो देखें अभी कोविड-19 का दौर चल रहा था, आपको तो ज्ञात ही होगा कि ये दौर जो चल रहा था वो कोविड-19 का चल रहा था। तो भाई कोविड-19 के दौर में सबसे अधिक अधिनियम कौन सा प्रभावी हो रहा था, नहीं मालूम। देखिए सबसे अधिक जो अधिनियम प्रभावी हो रहा था वो रासुका था। तबलीगी जमात एक नया शब्द सुना था, हालांकि कोविड-19 में आपने बहुत सारे नए शब्द सुने। जो डॉक्टर को केवल पता होना चाहिए वो पूरी दुनिया जान गई कि आइसोलेशन क्या होता है, ठीक ना। तो बहुत चीजें आपने कोविड-19 में सीखा। एक तबलीगी जमात करके आए थे जिनके बारे में आरोप लगाया गया कि इनका जो इलाज नर्स और डॉक्टर कर रहे थे ये इन्हीं लोगों पर क्या कर रहे थे भाई, थूक दिए थे, इन्हीं लोगों पे थूक रहे थे। तो इन पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया, रासुका लगा था इन पर, पता होगा, याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो ठीक है, तो हमें रासुका भी पढ़ना है। और रासुका को हम कहते क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। क्लियर है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को ही हम रासुका कहते हैं, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो रासुका में हम जब पढ़ेंगे तो रासुका अधिनियम में किस धारा के तहत सलाहकारी बोर्ड का गठन होता है, किस धारा के तहत इसकी अधिकतम सजा होती है, किस धारा के तहत इन्हें अस्थायी मुक्ति प्रदान की जाती है, और किस धारा के तहत या कितने दिनों तक ये बंदी बनाए जा सकते हैं रासुका में, इन सभी बातों पर चर्चा हम इस अधिनियम के अंतर्गत करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बाद आप दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वो है मानवाधिकार, मानवाधिकार अधिनियम। तो दोस्तों मानवाधिकार अधिनियम जब पढ़ेंगे तो ह्यूमन राइट्स में आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, कब कब आपके अधिकारों से वंचित किया जाएगा तो आप मानवाधिकार का प्रयोग करेंगे, कब राष्ट्रीय न्यायालय मानवाधिकार में जाएंगे, कब राज्य मानवाधिकार में जाएंगे, या जिले पर मानवाधिकार न्यायालय का निर्माण कहां कहां किया गया है, इन सभी बातों पर हम चर्चा मानवाधिकार अधिनियम में करेंगे। अब देखें बहुत सारे बच्चे इतने प्रसन्न हो रहे होंगे कि 2016 में तो हमने मानवाधिकार अधिनियम पढ़ा है, तो भैया आपको मानवाधिकार अधिनियम फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। कारण है कि मानवाधिकार अधिनियम के कार्यकाल की अवधि चेंज हो गई है, पहले 5 साल थी अब 3 साल हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, पहले था कि केवल पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा, अब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। दोस्तों एक और परिवर्तन हुआ है, पहले था कि अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन अब है कि अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं। तो भैया आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको भी फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अधिनियम में 45% से ज्यादा का संशोधन हुआ है। अभी यातायात अधिनियम की बात करेंगे तो 110 पन्ने का संशोधन हुआ है यातायात अधिनियम में। आपको भी पता होगा कि हेलमेट पे कितना कट रहा है, ठीक ना। चले
मानवाधिकार अधिनियम के बाद हम पढ़ेंगे तीसरा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। दोस्तों देखो, मानवाधिकार और भ्रष्टाचार को मैं एक साथ लिखता हूं क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं प्रशासनिक विभाग से जुड़े हुए, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो चाहे एक सिपाही हो, उसे अगर किसी भी धारा से डर लगता है तो इन दोनों अधिनियमों से डर लगता है। उसे भ्रष्टाचार से डर लगता है और मानवाधिकार से डर लगता है, क्योंकि भ्रष्टाचार में फंस गया तब भी उसे समस्या आनी है, और मानवाधिकार में किसी मानव अधिकारों का उसने उल्लंघन कर दिया है तब भी उसे समस्या आनी ही आनी है। और इन अधिनियमों को बड़े प्यार से आपके ट्रेनिंग सेंटर पे पढ़ाया जाता है, चाहे आप पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हो चाहे एसआई की। अगर आपका कोई भाई बंधु मित्र किया हो तो आप पूछ सकते हैं उससे, ठीक ना। चौथा सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम। देखिए दोस्तों, सूचना के अधिकार की यदि हम बात करें तो सूचना का अधिकार 2005 में अन्ना हजारे के सिफारिश पर आया है। ये आरटीआई जिसे बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं आप। तो कब आपको सूचना का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, आप कब कब सूचना प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी ऐसी सूचना होगी जो आपको नहीं दी जाएगी, या कोई अगर आपको सूचना देता है वो सूचना भ्रामक होती है, या आपको सूचना देना ही नहीं चाहता है तो उन पर कौन से आरोप लगेंगे, कितना दंड दिया जाएगा, इन सभी का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम में किया गया है। देखिए अभी भी अधिनियम का प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगला जो अधिनियम आप पढ़ेंगे वो होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और आपको पता है कि जिस तरह से कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है, उसी तरह से पर्यावरण भी एक वैश्विक कार्यक्रम है। पर्यावरण का संरक्षण करना एक वैश्विक कार्यक्रम है। किसी पर्टिकुलर एक देश के सुरक्षित रखने से पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो सकता है। तो इसका अधिकार केंद्र के हाथों में जाता है। कैसे हम किसी का सैंपल लेते हैं, प्राइवेट कंपनी जब पर्यावरण को दूषित करेगी तब क्या होगा, सरकारी कंपनी जब पर्यावरण को दूषित करती है तब क्या होता है, किस पर हम केस कर सकते हैं, जनहित याचिका में पर्यावरण आता है या नहीं आता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला आप पढ़ेंगे वह होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आखेट तो आपको पता ही होगा, शिकार आपको पता होगा, ट्रॉफी आपको पता होगी, आप फंदा कैसे लगाते हैं, हाका लगाना किसे कहते हैं, इन सभी बातों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में परिभाषित किया जाता है। किन्हें हम यान पशु कहते हैं, किन्हें हम माल पशु कहते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। इसके बाद आप पढ़ेंगे यातायात संरक्षण अधिनियम। सॉरी, यातायात संरक्षण अधिनियम हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यातायात संरक्षण अधिनियम से पिछली बार का आप अगर उत्तर प्रदेश का प्रैक्टिस सेट उठाकर देखें, उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा का, तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि चिन्ह से प्रश्न आ रहे थे कि अगर किसी बोर्ड पर बेड लगा हुआ है और प्लस का निशान है तो आगे है क्या, या तीव्र मोड़ के लिए कौन से निशान का प्रयोग करते हैं। इस तरह के चिन्हों के बारे में भी हम अध्ययन यातायात संरक्षण अधिनियम के तहत करेंगे। तो लगभग 50 से 60 चिन्ह तो मैं यहीं पर आपको दिखाऊंगा पढ़ाते हुए कि इन चिन्हों का क्या मतलब होता है, जो टिपिकल हैं, जो आसान है, जिन्हें आप आसानी से जानते हैं, उनकी भी चर्चा नहीं करेंगे।
हाँ, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है बच्चा, तो वह बच्चा ये बता सकता है कि यातायात अधिनियम के अधिकांशतः चिन्हों को त्रिभुजाकार में ही क्यों प्रदर्शित करते हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यातायात संरक्षण अधिनियम भी पढ़ेंगे। हेलमेट लगाना है, कितने उम्र का बच्चा कितनी सीसी की बाइक चलाएगा, बच्चा अगर अपराध करता है, नाबालिग है, तो उसके माता पिता या अभिभावक दोषी होंगे, इसकी भी बात हम करने वाले हैं। ठीक ना, तो इन सभी बातों पर क्या होगी, चर्चा होगी यातायात संरक्षण अधिनियम में। ठीक है, यातायात संरक्षण अधिनियम के बाद आप जो पढ़ने वाले हैं वो सूचना का अधिकार अधिनियम, सॉरी इस पे तो मैं चर्चा कर चुका हूं सूचना के अधिकार पे। तो एक अधिनियम और आता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इसे आप आसान सी भाषा में कहेंगे आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम। आईटी एक्ट में ही आपका आता है साइबर अपराध। और आपको पता ही है कि कोविड-19 में बहुत लोगों का काम धाम बंद हो गया था, लोग ऑनलाइन पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिए थे, तो जो साइबर अपराध चल रहा था उसमें किसी का चैनल ही हैक कर लिया गया। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि हमारे फेसबुक आईडी का क्लोन बना लिया गया है, और उसके जो ये राजनीतिक साइबर सेल्स हैं वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी आप सुनते हैं आपके बैंकों से, आपके खाते से पैसा निकाल लिया गया बिना आपके अनुमति के, ये सब साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ये सब हो गया साइबर अपराध में आ जाएगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट में आप साइबर अपराध भी पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को आप लगातार मैसेज भेज रहे हैं, वह नहीं, अगर कोई महिला है जो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं चाहती है, या आप लगातार उसे अश्लील फोटो तस्वीर भेज रहे हैं, महिला आपसे मतलब उन फोटो में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो यह भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, साइबर अपराध हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बाद हम जिन अधिनियम की बात करने वाले हैं उसमें आप पढ़ेंगे एससी एसटी एक्ट। एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की बात करते हैं। एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। ठीक ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर यदि कोई शोषण वाला कार्य किया जाता है तो उस शोषण वाले कार्य में यह अधिनियम प्रभावित होता है। ठीक ना, अगर उनका किसी भी प्रकार का शोषण, तो आपको बताया जाएगा कि कितने प्रकार से, 11 प्रकार से एससी एसटी के व्यक्तियों का शोषण किया जा सकता है। तो वह 11 प्रकार भी आपको सुनिश्चित कराया जाएगा कि आपका 11 प्रकार का शोषण कैसा होता है, क्या क्या करेंगे कि आपका शोषण होगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग एससी एसटी एक्ट में फर्जी का मतलब झूठ का बयान देकर के किसी को मृत्युदंड दिला देते हैं, तो उस झूठ के बयान में उसे मृत्युदंड जब दिया जाएगा तो वह दंड कितना बड़ा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे कि झूठ बयान देने वाले को, अगर झूठ बयान देने से अगर किसी को मृत्युदंड हो जाता है तो मृत्युदंड पर उसे कितनी बड़ी सजा दी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी के मिथ्या बयान से किसी व्यक्ति को एससी एसटी एक्ट के तहत मृत्युदंड से दंडित किया जाता है तो मिथ्या बयान देने वाले व्यक्ति को भी मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। क्लियर ना, एससी एसटी एक्ट भी हमें पढ़ना है। एससी एसटी एक्ट के बाद दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, देखिए एक शब्द आता है महिला अशिष्ट रूपण, महिला अशिष्ट रूपण की बात करते हैं। देखिए अशिष्ट का मतलब भद्दा, रूपण मतलब चेहरा, किसी महिला के चेहरे को बिगाड़ देना। ठीक ना, देखिए कैसे कैसे महिला का चेहरा बिगड़ सकता है भाई, ये भी तो आपको पता होगा ना। अगर आपने किसी पर एसिड अटैक कर दिया, अम्ल आदि से उसे उपहति पहुंचा दी, महिला का अशिष्ट रूपण हो गया। उसके बाद अगर आपने किसी को जला दिया, किसी महिला को आपने मिट्टी का तेल केरोसिन डाल करके आपने जला दिया, यह भी अशिष्ट रूपण हुआ। तो इसमें हम महिला अशिष्ट रूपण के बारे में जानेंगे। महिला अशिष्ट रूपण के बाद हम पढ़ेंगे एक महिला संरक्षण अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम। देखिए महिला संरक्षण अधिनियम पढ़ते हुए हम जानेंगे कि महिला संरक्षण अधिनियम पर आईपीसी का कैसा प्रभाव है,
सीआरपीसी का क्या प्रभाव है और हमारे संविधान का भी क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा महिला संरक्षण अधिनियम में पढ़ेंगे। इसके बाद है जो नाबालिग बच्चे हैं, ठीक है ना, नाबालिग बच्चों के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा दहेज प्रतिषेध। दहेज प्रतिषेध, दहेज क्या होता है? तो देखें, वर पक्ष या वधू पक्ष के द्वारा चाहे वह गिफ्ट के रूप में ही कोई अनमोल या कीमती वस्तु क्यों ना ली गई हो, वह सब दहेज में ही काउंट होता है। लेकिन क्या मेहर राशि, मतलब जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं उसमें एक मेहर राशि बोला जाता है, तो मेहर राशि भी क्या दहेज होती है? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे जब हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत ही मैं आपको बताऊंगा कि दहेज हत्या क्या होती है, ठीक है। दहेज हत्या क्या होती है, अगर आप आईपीसी में पढ़ेंगे तो धारा 304 के ख में जानेंगे कि दहेज हत्या क्या होती है, फिर उसमें बताया जाएगा कि दहेज हत्या कब तक मान्य है, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पढ़ाया जाएगा। अब देखें, एक बहुत ही बड़ा अपराध के समाहित किया गया है, उसे हम कहते हैं ई पास्को। ई पास्को, ई पास्को का मतलब होता है बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न, बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न, बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न करना। तो कितने उम्र का वो बच्चा कहा गया? तो आपको पता ही है 14 वर्ष, लेकिन विधि में अभी तक कितना माना गया है भाई? 12 वर्ष। 12 वर्ष या उससे कम उम्र का बच्चा, उसका लैंगिक उत्पीड़न कब कब हो सकता है, क्या क्या कार्य किया जाए कि वह लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा और उसके अपराध का दंड क्या होगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे मूल विधि में जनहित याचिका, जनहित याचिका PIL। इसके बाद आप मूल विधि में पढ़ने वाले हैं जनहित याचिका के बाद जो मूल विधि में पढ़ेंगे वह होगा पुलिस प्रणाली, पुलिस प्रणाली, पुलिस प्रणाली पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे अपराध एवं दंड। तो मैं पहला ही टॉपिक अपना क्या पढ़ाता हूं आपको? अपराध एवं दंड पढ़ाता हूं, क्योंकि किसी भी मूल विधि को पढ़ने से पहले आपको अपराध एवं दंड को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका हो गया मूल विधि का सिलेबस। तो आप मूल विधि में कितना पढ़ेंगे इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। आईपीसी, सीआरपीसी और अधिनियम पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक ना, एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए यह पर्याप्त हो गया सिलेबस पे चर्चा। हम आगे बात करें तो एक टॉपिक की बात करते हैं, नए टॉपिक की बात करेंगे जो आपके परीक्षा दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है आपका अपराध एवं दंड, अपराध एवं दंड। ये आपका सिलेबस का एक पार्ट है। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि सिलेबस होना या सिलेबस की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी भी परीक्षा को देने से पहले हमें पढ़ना कितना होगा कि हम उस परीक्षा में सफल हो सकते हैं, ठीक ना। तो हम अब पढ़ेंगे अपराध एवं दंड का सिद्धांत। हमारा अगला टॉपिक होगा अपराध एवं दंड का सिद्धांत। सबसे पहले हम जानेंगे अपराध के बारे में, सबसे पहले हम जानेंगे अपराध के बारे में। अपराध क्या होता है की बात करें, क्या होता है अपराध? तो दोस्तों जो वीडियो देख रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा कि अपराध क्या होता है। मुझे पता है आप अपराध की कितनी परिभाषाएं दे सकते हैं,
ये भी मैं अच्छे से जानता हूं। और एक बात और बता दूं कि अपराध को बड़े बड़े विधि विद्वान भी परिभाषित नहीं कर पाए। अपराध को बड़े बड़े विधि विद्वान भी परिभाषित नहीं कर पाए हैं। अगर अपराध को परिभाषित करने की बात आएगी तो आपकी परिभाषा सिर्फ इतनी हो सकती है कि विधि विरुद्ध किया गया कार्य अपराध होगा, ठीक ना। विधि विरुद्ध किया गया कार्य अपराध होगा। इससे ज्यादा आप, मुझे नहीं लगता कि अपराध को परिभाषित कर पाएंगे। तो अब मैं अपराध के बारे में चर्चा करने वाला हूं। कुछ विधि विद्वानों का मत भी देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक विधि विद्वान आए, वो थे ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन साहब ने कहा क्या? ब्लैक स्टोन ने कहा, समाज में निषिद्ध और समादेशित विधि पर किया गया अतिक्रमण क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। इन्होंने कहा समाज में निषिद्ध और समादेशित विधि पर किया गया अतिक्रमण क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। दोस्तों, सभी व्यक्ति सामाजिक हैं। अरस्तु ने सबसे बड़ी बात कही थी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जितने भी मानव हैं वह सामाजिक हैं। तो मानव के द्वारा या हमारे समाज के द्वारा एक विधि बनाई गई कि अंतर जाति विवाह करना अपराध है, सभी जानते होंगे। लेकिन क्या विधि के द्वारा भी यह अपराध है? नहीं ना, विधि के द्वारा यह अपराध नहीं है। अर्थात ब्लैक स्टोन साहब क्या हो गए? गलत हो गए। ब्लैक स्टोन साहब क्या हो गए? गलत हो गए। अब बात करते हैं हम एक और विधि विद्वान की, स्टीफन की बात करते हैं। एक और विधि विद्वान आए, वो थे स्टीफन। स्टीफन साहब ने कहा, समाज में अरुचिकर कार्य या लोप क्या होगा? अपराध होगा। अपराध होगा। मैं कह रहा हूं, मुझे मुस्कुराने की आदत है, आदतन मैं मुस्कुराता रहता हूं। मान लीजिए ऑनलाइन क्लास है, कोई भी सामने नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं क्लास में हूं और मैं मुस्कुरा रहा हूं और मेरा मुस्कुराना किसी मोहतरमा को बुरा लग गया, तो क्या यह अपराध होगा? ये तो अपराध है नहीं, मैं तो आदतन मुस्कुरा रहा हूं। आदतन मुस्कुराना अपराध नहीं होता है। तो यह समाज के लिए अरुचिकर तो है, समाज के लिए अरुचिकर तो है, लेकिन यह अपराध नहीं होगा। अर्थात स्टीफन साहब भी क्या हो गए भाई? गलत हो गए। देखिए, बहुत सारे विधि विद्वान आए, केनिंग आए, कानी आए, बहुत सारे विधि विद्वान आए, ठीक ना। लेकिन कोई भी अपराध को परिभाषित नहीं कर पाया। कोई भी जब अपराध को परिभाषित नहीं कर पाया तो अपराध की परिभाषा के लिए हमने दो सूत्र लिए। अपराध को परिभाषित करने के लिए दो सूत्रों का प्रयोग किया गया। देखिए, दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए दोस्तों। अब आप बिल्कुल अपने पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, तो आपको यह सूत्र याद होना चाहिए। एक सूत्र लिया गया, नल्लम क्राइमेन सीने लगे, नल्लम क्राइमेन सीने लगे। और जो दूसरा सूत्र दोस्तों लिया गया उसे हमने कहा नल्लम पोएना
सीने लगे। दूसरा जो सूत्र लिया गया उसने हमने कहा नल्लम पोयना सीने लगे, ठीक ना। अब देखें इन दोनों सूत्रों की हम व्याख्या करते हैं, दोनों सूत्रों की हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में क्या आएगा, देखिए पहला शब्द नल्लम क्राइमेन सीने लगे का अर्थ वही होता है जो आप अपराध को परिभाषित करने के लिए करते हैं, अर्थात विधि विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, अपराध होगा। विधि विरुद्ध किया गया कार्य अपराध होगा, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या कहता है, जब तक विधि में अपराध को शामिल नहीं कर लिया जाता किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। देखिए दो शब्दों को लिया गया, इन दोनों शब्दों को मैं उदाहरण के द्वारा आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा कि किया गया कार्य कब अपराध होता है कब नहीं। देखिए एक बहुत बड़ी हत्याकांड, हाथरस हत्याकांड चल रहा है वर्तमान में, सभी को पता है, जस्टिस फॉर मनीषा चल रहा है, क्लियर। जस्टिस फॉर मनीषा या जो हाथरस की मनीषा की घटना है, उस घटना का कंपेयर किस घटना से किया गया भाई, दिल्ली में हुए निर्भया कांड से किया गया। दिल्ली में हुए निर्भया कांड से किया गया है। निर्भया कांड में कुल शामिल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5। निर्भया कांड में शामिल कुल व्यक्तियों की संख्या है 5। 5 में से आपको पता है 4 को फांसी दे दी गई, 1 को फांसी नहीं दी गई। 1 को क्या कर दिया गया, बरी, अर्थात निर्दोष घोषित कर दिया गया। सॉरी, 1 को क्या कर दिया गया दोस्तों, निर्दोष कर दिया गया कि ये निर्दोष है। और 4 व्यक्तियों को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। क्लियर है, 4 को फांसी और 1 को बरी। आपको पता ही होगा क्यों उसे बरी किया गया। आप कह देंगे कि उसकी उम्र 18 वर्ष से क्या थी, 18 वर्ष से कम थी। 18 वर्ष से कम व्यक्ति को आप क्या कह देते हैं, नाबालिग। तो ये क्या हो गया, आपका नाबालिग हो गया, तो इसीलिए उसे सजा नहीं दी गई। लेकिन अगर हमारे विधि में इसका प्रावधान होता कि अपराध होता है चाहे किसी भी उम्र का बच्चा करे, तब तो उसने विधि विरुद्ध कार्य किया ही था, उसे भी फांसी हो जाती। और आपको पता होगा कि इसी घटना के बाद नाबालिग या अपराध की उम्र घटाकर कितना कर दिया गया, अब 16 वर्ष कर दिया गया। अर्थात अब 16 वर्ष का बच्चा भी यदि कोई अपराध करता है या ऐसी घटनाओं को जन्म देता है 16 वर्ष से कम या 16 वर्ष से अधिक उम्र का, तो उसे भी फांसी की सजा हो सकती है। देखिए पहले वाले को तो निर्भया कांड में यह बच्चा परिभाषित कर रहा है कि उसने विधि विरुद्ध कार्य किया है, लेकिन दूसरे वाले में यह कह दिया कि इसका कहीं पर अपराध में या विधि में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो वह अपराध नहीं होगा। अर्थात किसी भी अपराध को परिभाषित करने के लिए इन दोनों तत्वों का होना या इन दोनों सूत्रों का होना अति आवश्यक है। क्लियर है।
तो ये बात समझ में आ गई। अपराध को हम इन दो सूत्रों से परिभाषित कर सकते हैं। दोनों सूत्र आप दोहा की तरह याद कर लीजिए। नल्लम क्राइमेन सीने लगे, नल्लम पोएना सीने लगे। नल्लम क्राइमेन सीने लगे का अर्थ होता है विधि विरुद्ध किया गया कार्य अपराध होगा। नल्लम पोएना सीने लगे का अर्थ होता है कि जब तक विधि में उसे परिभाषित न कर दिया जाए वह अपराध नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते हैं भाई। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपराध, यही ना, अपराध। तो अभी तक तो आप क्या कर रहे थे? अपराध को परिभाषित कर रहे थे। अभी तक आपने क्या किया? अपराध को परिभाषित किया। अब हमें जानना है कि अपराध के तत्व कितने होंगे। अपराध के तत्व कितने होते हैं? पिछली बार यूपीएसआई का प्रश्न है, पिछली बार यूपीएसआई का प्रश्न है कि अपराध के कितने तत्व होते हैं। अपराध के कितने तत्व होते हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि अपराध के कुल कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। तो आपका आंसर आएगा कि अपराध के 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व होते हैं, ठीक ना? अपराध के 4 तत्व होते हैं। ये आपकी परीक्षा में 1 लीनियर क्वेश्चन सही हो गया। अगर आपके विकल्प में यह प्रश्न आता है तो 1 लीनियर में यह क्वेश्चन सही हो गया कि अपराध के कुल 4 तत्व होते हैं, ठीक ना? लेकिन देखिए, अपराध के हम चारों तत्व कौन कौन से होते हैं इस पर भी हमें चर्चा करनी है। तो हमें अब ये लाइन आपने अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, तो इसे मैं यहां से अभी समाप्त कर रहा हूं। एक और समाप्त हो गया। अपराध के तत्व की बात करें। चलें, देखिए, अपराध के तत्व में कुल 4 तत्वों का हमें विश्लेषण करना है या 4 तत्वों के बारे में जानना है। तो हमारा जो सबसे पहला तत्व है वो है क्या? मानव। अपराध का सबसे पहला तत्व क्या होगा? मानव होगा। मानव के बाद जो दूसरा तत्व होता है वह होता है मन में दुराशय। मन में दुराशय, ठीक ना? मानव, उसके बाद मानव मन में दुराशय। फिर उसके बाद जो अगला तत्व होता है वो दुराशय को लिखेंगे, दुराशय को पूर्ण करने के लिए किया गया कार्य, या आप उसे कह सकते हैं लोप। किया गया कार्य या लोप। अब देखिए, विधि पढ़ाते हुए अक्सर मैं हमेशा कार्य शब्द का ही बात करूंगा, कार्य या लोप की ही बात करूंगा। तो उसके लिए आपको तुरंत समझ जाना है कि दुराशय को पूर्ण किया गया है, इसीलिए ये केवल कार्य की ही बात हर बार कर रहे हैं, ठीक ना? केवल दुराशय को ही किया गया है, इसीलिए हर बार ये कार्य की बात कर रहे हैं। और यहां पर चौथा जो तत्व होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है क्षति। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है वो होता है आपका क्षति। क्लियर है ना? वो हो जाएगा आपका क्षति। चलिए, अब मानव की बात करते हैं। मानव की बात करते हैं। मानव 2 प्रकार का होगा दोस्तों। इन 4 तत्वों में से यदि कोई भी एक तत्व नहीं है तो वह अपराध हो ही नहीं सकता। अगर इन 4 तत्वों में से कोई भी एक तत्व नहीं है तो अपराध का गठन ही नहीं होगा। और मानव जो होता है इसका कोई भी अपवाद नहीं है। अर्थात आप जब पर्यावरण पढ़ते होंगे तो आप पढ़ते होंगे ना कि मानव से बड़ा कोई दानव पर्यावरण के लिए नहीं है, तो अपराध में भी मानव से बड़ा कोई दानव नहीं है। मतलब मानव का कोई भी अपवाद नहीं है। और विधि में धारा 10 के तहत 2 लोगों की चर्चा की गई, एक स्त्री की चर्चा की गई है, एक किसकी चर्चा की गई दोस्तों?
पुरुष की चर्चा की गई है। तो मानव केवल दो होते हैं, वो होते हैं स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष। देखिए, एक स्त्री हो गए और एक हो गया आपका पुरुष हो गए, ठीक है ना। मानव, इसका कोई अपवाद नहीं है। अच्छा ये बताएं कि अगर बिल्ली दूध पी जाए तो क्या बिल्ली के खिलाफ चोरी का अपराध लिखाएंगे? नहीं लिखा सकते ना। राह में चलते हुए यदि कुत्ता आपको काट ले, क्या कुत्ते के खिलाफ आपके शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए अपराध कराएंगे? नहीं कराएंगे ना, वो अपराध होता ही नहीं है। क्लियर ना? तो बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है मुझे। तो मानव से बड़ा अपराधी कोई नहीं है। अब देखिए, आप एसआई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप में शरारती तत्व भी हमारी इस क्लास को देख रहे होंगे, तो उन्हें लग रहा होगा कि ये जो बीच वाले आते हैं किन्नर लोग, इन्हें कहाँ शामिल किया गया? तो उन्हें स्त्री या पुरुष में से कहीं भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। उन्हें स्त्री या पुरुष में से कोई भी शामिल किया जा सकता है। अर्थात देखिए, मानव ना हो और कुत्ता के मन में आपको काटने की दुर्भावना है, उसने उसको पूर्ण कर दिया और आपको उसने क्षति पहुंचा दी। कितने प्रकार की क्षति? देखिए, मन की क्षति होती है, मानसिक क्षति बोलते हैं, मन की क्षति बोलते हैं। उसके बाद एक क्षति होती है, वह होती है तन की क्षति, अर्थात शरीर की क्षति, अर्थात शारीरिक क्षति। शारीरिक क्षति भी आपको पहुंचाई जा सकती है, तन मन। उसके बाद आपके धन की क्षति भी हो सकती है, अर्थात संपत्ति की भी क्षति हो सकती है। संपत्ति के क्षति के बाद आपके ख्याति, ख्याति का मतलब आपके मान की भी क्षति हो सकती है, आपके मान की भी क्षति हो सकती है। तो इन प्रकार की क्षतियां हो सकती हैं, ठीक ना। ख्याति या इसे बोलेंगे हम मान, या बोलेंगे मान। तो मन की क्षति, शरीर की क्षति, संपत्ति की क्षति या ख्याति की क्षति हो सकती है, ठीक है ना। ये क्षतियां आपको पहुंचाई जाएंगी। अब एक जानवर भी ऐसी क्षति आपके शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है, आपको शारीरिक क्षति जानवर भी पहुंचा सकता है। तो जब जानवर भी आपको शारीरिक क्षति पहुंचाएगा तो क्या वो अपराधी होगा? क्योंकि मानव तो वहां कोई है ही नहीं, तो वह अपराध नहीं हुआ। अब देखें, मानव है, उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया है, लेकिन उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, कोई भी द्वेष नहीं है, ठीक ना। क्योंकि मानव ही केवल अपराधी नहीं होता है, मानव का मन भी अपराधी होना चाहिए। क्लियर ना? कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, किसी का ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, क्या डॉक्टर अपराधी हुआ? जी नहीं, उसके मन में उसकी मृत्यु के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है, तो वह अपराधी नहीं हुआ। अर्थात मन में दुराशय होना भी आवश्यक है। अब मान लीजिए कि मानव भी है, मन में दुराशय भी है, मानव भी है, मन में दुराशय भी है, लेकिन वह कोई कार्य किया ही नहीं, वैसा कोई कार्य किया ही नहीं, तब भी अपराध नहीं होगा, तब भी अपराध का गठन नहीं होगा। उसके बाद देखें, मानव है, मन में दुर्भावना है, दुर्भावना को पूर्ण करने के लिए उसने कार्य भी कर दिया, दुर्भावना को पूर्ण करने के लिए उसने कार्य भी कर दिया, और उस कार्य को करते हुए उसने किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है, तो क्या अपराध होगा? तब अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। अर्थात इन चार तत्वों के बिना अपराध नहीं हो सकता है। क्लियर ना? आगे की बात करें, मन में दुराशय के अपवाद भी हैं। दोस्तों, मन में जो दुराशय है इसके अपवाद भी हैं, तो इसके अपवाद की बात करें, इसके अपवाद की बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, अपवाद का मतलब होता है कि जो चीज परिभाषित की गई वही चीज न हो, जो चीज परिभाषित की गई हो वही चीज न हो रही हो। तो अपवाद में क्या होगा, कभी कभी मन में दुर्भावना न होते हुए भी अपराध का गठन हो जाता है, कभी कभी मन में दुर्भावना न होते हुए भी अपराध का गठन हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। पहला होगा कठोर दायित्व, पहला होगा कठोर दायित्व, इसे बोलते हैं हार्ड लायबिलिटी,
कठोर दायित्व और इसे बोलेंगे हम हार्ड लाइबिलिटी। हार्ड लाइबिलिटी, कठोर दायित्व। देखिए मान लीजिए आपने, उदाहरण हमेशा लिखते रहेंगे, आप नोट करते रहेंगे पेन से। मान लीजिए कि आपने कोई भी कार्य ऐसा कर दिया, जैसे कि आपके पास एक पिस्टल है जो कि आपकी लाइसेंसी पिस्टल है, ठीक है ना, आपकी लाइसेंसी पिस्टल है। तो उस लाइसेंसी पिस्टल से आपने किसी की क्या कर दी, हत्या कारित कर दी। लेकिन आप स्वयं नहीं, जिसके नाम से लाइसेंस है वह स्वयं हत्या कारित नहीं कर रहा है, बल्कि आपके चाचा, छोटे भाई, भतीजा क्या लड़का कर रहा है, ठीक ना, छोटा भाई भतीजा का लड़का कर रहा है। तो आपके ऊपर अपराध भी सिद्ध होता है, क्योंकि आपका कठोर दायित्व बनता है कि आप अपने लाइसेंसी हथियार को सुरक्षित रखें या उचित स्थान पर रखें। देखिए कुत्ता पाले हैं आप, कुत्ता पालें, बहुत लोग कुत्ता पालने के शौक रखते हैं। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देशी कुत्ता पालने की बात कही थी। तो आप कुत्ता पाले हुए हैं और आपका कुत्ता किसी को काट ले, क्या आपके मन में ऐसी दुर्भावना है कि आपका कुत्ता काटता फिरे? नहीं है ना। जब आपके मन में ऐसी दुर्भावना है ही नहीं तो आप अपराधी कहां हुए? लेकिन आपका कठोर दायित्व बनता है कि आपका पालतू कुत्ता किसी भी मानव को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। तो आप अपराधी हुए, मतलब मन में दुर्भावना न होते हुए भी कठोर दायित्व के तहत आपका क्या हो गया, अपराध हो गया, ठीक ना। दूसरा है लोक उपताप। लोक उपताप, दूसरा है लोक उपताप। लोक उपताप की बात करें दोस्तों, देखिए लोक उपताप को लोक न्यूसेंस भी बोलते हैं। मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं, जाम लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है और आप लगातार हॉर्न बजाए जा रहे हैं, लगातार पी 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 हॉर्न बजाए जा रहे हैं। भैया आप हॉर्न क्यों बजा रहे हैं जब सामने दिख रहा है कि जाम लगा हुआ है? आपको लग रहा है हम अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं, किसी से क्या लेना देना है, हमारी बैटरी जल रही है, हमारा पेट्रोल जल रहा है, कोई क्यों परेशान होगा? तो भैया आपके मन में तो कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन आपके हॉर्न बजाने से दूसरे को परेशानी हो रही है, मानसिक परेशानी हो रही है, तो आप क्या हो गए, अपराधी हो गए। अच्छा, इस उदाहरण से आपको समझना है तो लोक उपताप का एक उदाहरण और समझ लें। मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान है, हमारी ये परीक्षा दृष्टि कोचिंग संस्थान है जो काफी भर के चलती है। इसमें 500 लड़के 600 लड़के पढ़ते हैं और एक साथ छोड़ने पर सड़क पर जाम लग जा रहा है। क्या हमारे डायरेक्टर सर ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे, परीक्षा दृष्टि के बच्चे छूटे तो सड़क पर जाम लग जाए? इनके मन में ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है कि सड़क पे जाम लगे और आम जनमानस को परेशानी हो। लेकिन कठोर दायित्व के तहत यह भी क्या है, एक प्रकार का अपराध है। लोग, इसे हम क्या कहते हैं, लोक उपताप कहते हैं, ठीक है, लोक उपताप कहते हैं। तीसरा है मानहानि। तीसरा है मानहानि। कभी कभी हम क्या कहते हैं, व्यक्ति की अनुपस्थिति में हम व्यक्ति की बुराई करते रहते हैं, ठीक ना। मान का मतलब होता है ख्याति या सम्मान, हानि मतलब क्षति पहुंचाना। तो कभी कभी तो हम व्यक्ति के सामने ही उसकी बुराई कर देते हैं और कभी कभी हम व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी बुराई करते रहते हैं, ठीक है ना। पता चला कि हाँ, आप कहेंगे कि क्या कोई व्यक्ति मर गया तो उसका भी मानहानि हो सकता है? तो जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और आप उसके बारे में भी बुरा भला कह रहे हैं जो कि वह बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति है, तो वहां भी वह मानहानि ही होगा। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर चर्चाओं में रहते हैं आपके फेसबुक पर, ठीक ना। तो अगर उनके परिवार के लोग चाहें तो अपने ख्याति के प्रति इसे हानि बता करके आप पर अपराध सिद्ध कर सकते हैं, चाहे आपके मन में कोई दुर्भावना ना हो। आपको लगे हम गांधी जी के बारे में सत्य बता रहे हैं, आपको लगे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सत्य बता रहे हैं, लेकिन यह एक प्रकार की क्या है, मानहानि है, ठीक ना। तो कभी कभी सत्य बोलना भी मानहानि हो जाता है, कभी कभी सत्य बोलना भी मानहानि का एक अपराध गठित हो जाता है। देखिए चौथी बात की बात करें भाई, तो उसे हम कहते हैं आसान सी भाषा में मिलावट। मिलावट, ठीक ना, उसे हम कहेंगे मिश्रण, अपमिश्रण। अब देखें, मिलावट करना भी एक प्रकार का क्या है, अपराध है। लेकिन क्या मिलावट करने वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है?
कि हम अपराध कर रहे हैं, वह ऐसा नहीं सोचता। चंद अपने रोजगार की वृद्धि या अपने पैसों की वृद्धि के लिए वह ऐसा कर जाता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो दूध का व्यापार किया हुआ है, दूध का व्यापार किया हुआ और वह दूध में लगातार पानी मिलाता है, एक प्रकार का यह क्या है, मिश्रण है, ठीक ना। तो दूध में वह मिलावट कर रहा है, लेकिन उसके मन में ऐसा दुराशय नहीं है कि उसका दूध पीने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाए। उसके मन में सिर्फ एक ही लालसा है कि हम 4 लीटर दूध को 6 लीटर बनाकर बेच दें ताकि हमें पानी का भी दाम मिल जाए, ठीक ना। अब अभी आपने कुछ समय पहले 2015-16 में आपने एक बात सुनी होगी कि मैगी में शीशा मिलाया गया है जिसके खाने से कैंसर हो सकता है, सुना होगा। भैया ये बताएं कि मैगी बनाने वाली नेस्ले की इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बिकती है मैगी कि मुझे लगता है कि हर 6वां-7वां व्यक्ति भारत में मैगी का नाश्ता करता है, चाहे सुबह को चाहे शाम को। और मैगी वाला शीशा क्यों मिलाएगा कि सब हम उसके ग्राहकों को ही कैंसर हो जाए, सब मर जाए, ऐसा तो वो नहीं सोचेगा ना। उत्पाद रेट में वृद्धि करने के लिए हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया हो, या उत्पाद रेट तेजी से हो रहा हो, लागत कम लग रही हो, चंद फायदों के लिए उन्होंने मिलावट कर दिया। मैगी बैन हो गई थी कुछ समय के लिए, यह भी आप जानते होंगे, क्लियर। तो मिलावट करने वाला व्यक्ति, उसके मन में कभी भी दुर्भाषा नहीं होता है, दुर्भावना नहीं होती है, बस वो मिलावट करता जाता है अपना। 5वां बात देखें, न्यायालय की अवमानना करना। न्यायालय की अवमानना। देखें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिगरेट पीने के आदी हैं, धूम्रपान के आदी हैं, ब्रिलियंट हैं, इंटेलिजेंट है पढ़ने में भी, फिर भी वो धूम्रपान के आदी हैं। उनको लगा कि मैं मानसिक रूप से थका हुआ लग रहा हूं, विक्षिप्त लग रहा हूं, तो चल दिए गुटखा खाने, सिगरेट पीने। आपने देखा होगा ट्रेन में यात्रा करते हुए या कहीं भी पब्लिक प्लेस होगा, चौराहा वगैरह, तो वहां लिखा रहता है कि पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान करना अपराध है, आज्ञा से उच्च न्यायालय, ऐसा लिखा देखा होगा। आज्ञा से आप देखते नहीं हैं, तो आज्ञा से भी अब देखना शुरू कर देंगे विधि पढ़ने के बाद। तो आज्ञा से उच्च न्यायालय, और आप उस जगह जाकर के क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। आपके मन में ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं तो दूसरा भी पिए या दूसरा भी नशेड़ी हो जाए, बस आप अपने मन की चाहत को, अपनी तलब को पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन आपने जाने अनजाने में क्या कर दिया, न्यायालय की अवमानना कर दिया। जब न्यायालय की आपने अवमानना कर दिया तो मन में कोई दुर्भावना न होते हुए भी आपसे क्या हो गया, अपराध हो गया, क्लियर ना। इसकी बात करते हैं, दुराशय को पूर्ण करने के लिए किया गया कार्य या लोप। एक शब्द आया है यहां पे, लोप शब्द आया है। लोप का मतलब होता है छुपा लेना। कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं जिसका लोप करना भी क्या होता है भाई, अपराध होता है। आपको जब मैं आईपीसी पढ़ाऊंगा, धारा 122, 23, 124, धारा 123 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जानते हैं कि हमारे देश में बम विस्फोट करने के लिए या प्रयागराज में नैनी पुल उड़ाने की साजिश चल रही है, आपने सुना है और आपने उस बात को जाकर के किसी भी प्रशासनिक विभाग को अगर सूचित नहीं किया, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, अपराध है, चाहे आप उसमें शामिल हो चाहे ना हो। मतलब उस कार्य को छुपा लिया आपने। आप नहीं चाहते कि आपके देश के क्षति हो, लेकिन आपने किसी को सूचना भी नहीं दी। तो किसी कार्य का लोप करना भी राजद्रोह का अपराध हो जाएगा धारा 123 के तहत। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आईपीसी पढ़ते हुए, ठीक ना। तो लोप करना भी कभी कभी क्या होता है, अपराध होता है। कार्य करना तो अपराध होता है, लेकिन कभी कभी कार्य होता है तब भी अपराध नहीं होता। कभी कभी कार्य होता है तब भी अपराध नहीं होता। तो अपवाद इसमें 2 प्रकार के हम देखते हैं। तो अपवाद पहला देखेंगे हम, अपवाद पहला देखें इसमें, कार्य होते हुए भी अपराध नहीं होगा। कार्य होते हुए भी अपराध नहीं होगा। पहला देखें भाई,
पहला, आईपीसी की धारा की बात कर रहे हैं, धारा 82, धारा 82, 7 वर्ष का बच्चा, 7 वर्ष तक का बच्चा ना, गलत हो जाएगा थोड़ा सा, तो 7 वर्ष तक का बच्चा। देखिए 0 से लेके 7 वर्ष तक का बच्चा यदि किसी की मृत्यु भी कारित कर दे तो वह अपराधी नहीं होगा। इंग्लैंड विधि के अनुसार, इंग्लैंड को विधि का देश कहते हैं, इंग्लैंड विधि के अनुसार 7 वर्ष के बच्चे को गॉड का रूप माना गया है, भगवान का रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि वह बच्चा अपराध कर ही नहीं सकता या उसके मन में अपराध की भावना आ ही नहीं सकती है। मैंने आपको बताया कि अपराध के लिए मानव और मानव के मन का, दोनों का अपराधी होना अति आवश्यक है, ठीक ना। तो धारा 82 के तहत 7 वर्ष का बच्चा अपराधी नहीं होगा, चाहे वह किसी भी आपराधिक घटनाओं को जन्म दे दे या कार्य कर दे। इसी तरह से दूसरी बात यदि हम करें तो धारा 83 की बात करते हैं, धारा 83 की बात करते हैं। 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष के मध्य का बच्चा, 7 से 12 वर्ष के मध्य का बच्चा। देखिए ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम है और वह किसी आपराधिक घटना को जन्म दे और जन्म देने के बाद वह क्या बना रहे, अबोध बना रहे, अर्थात अज्ञात बना रहे। जब वह अज्ञात बना रहेगा तो वह अपराधी नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए 12 वर्ष का कोई बच्चा है, 12 वर्ष तक का, 12 वर्ष से एक दिन भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, 12 वर्ष तक का बच्चा है और वह बच्चा अपने पिता का गला रेत के हत्या कर दिया है, ठीक, और वह बच्चा अपने पिता के ब्लड के साथ खेल रहा है और कह रहा है कि ये तो जैम है जो पापा ने रात में खाया था, और पुलिस चारों तरफ से घेरी हुई है और बच्चे को थोड़ा भी पुलिस का भय नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बच्चे ने किस घटना को जन्म दे दिया या उसे ज्ञात ही नहीं है, तो वह बच्चा अपराधी नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चा पापा को अपने मारने के बाद रोने गिड़गिड़ाने लगे, मम्मी के पल्लू में छुपने लगे और पुलिस को देखते ही वह इतना भयभीत हो जाए ताकि उसे भय लगने लगे कि ये पुलिस अंकल हमें अब पकड़ के ले जाएंगे, सजा देंगे, तो इसका मतलब उस बच्चे को यह ज्ञात है कि उसने कैसे कार्य को जन्म दिया है, तो यह क्या हो जाएगा, अपराध होगा। क्लियर है। तो बच्चे का अबोध होना बहुत ही आवश्यक है धारा 83 के तहत, ठीक है। धारा 84 को मैकनॉट का सिद्धांत भी बोलते हैं आईपीसी में। धारा 84 के लिए हमें अगले पेज पे जाना पड़ेगा, फिर लौट के आएंगे इस पेज पे, ठीक है। तो धारा 84 की बात करें, देखिए दोस्तों थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते मैं आपके पीछे की बातों को भी मैं करने लगता हूं। कभी कभी आप कह देते हैं ना कि पगला बोल देते हैं, किसी को रोड पे चलते हुए पगला बोल दें, पता चला कि जिसको आपने पगला बोला है उसका वह किसी दूसरी सोच में डूबा हुआ है, उसे बुरा लग सकता है कि मुझे पगला क्यों बोला, लड़ाई कर सकता है आपसे, उसे धारा 84 भी बुला सकते हैं आप आसान सी भाषा में, ठीक ना। तो उसे आप कहेंगे पागल या विकृत चित्त व्यक्ति, पागल या विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। अब आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई पागल व्यक्ति पीछे से आया, डंडा से आपके सर पे मार दिया, आपको तो बहुत गुस्सा आएगा कि बीच समाज में सड़क पर चलते हुए किसने हमें डंडे से मार दिया। लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि एक पागल ने आपको मारा है, तो आप खुद ही उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, या आपका गुस्सा अपने आप उसे देखते ही क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
तो अर्थात पागल व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा यदि किसी भी आपराधिक घटना को जन्म दिया जाता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में नहीं होता है। तो मैंने कहा कि कभी कभी मन की दुर्भावना पूर्ण हो जाती है लेकिन वह अपवाद स्वरूप है, अपराध नहीं होता है। अब दूसरी बात करते हैं, अपवाद दूसरा देखते हैं इसमें, इसी पार्ट में कार्य के दुराशय को पूर्ण करने वाले पार्ट में दूसरा अपवाद देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, कार्य पूर्ण नहीं होता तब भी अपराध होता है, कार्य पूर्ण नहीं होने पर भी कार्य पूर्ण नहीं होने पर भी अपराध होगा, ठीक है ना, अपराध होगा। कैसे भाई, देखें, एक आईपीसी की धारा की बात करते हैं, धारा 399, धारा 399, इसमें दोस्तों आप पढ़ेंगे डकैती की तैयारी करना, डकैती की तैयारी करना, ठीक है। अब देखें, डकैती की वो केवल तैयारी कर रहा है, अभी डकैती डाला नहीं है उसने, किसी भी घटना को उसने अंजाम नहीं दिया, केवल डकैती के लिए अभी व्यवस्था बना रहा है, तैयारी कर रहा है। यह भी एक प्रकार का क्या हो गया, अपराध हो गया। किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा रहा है, उसके मन में अभी केवल डकैती की भावना आई है, डकैती की व्यवस्था बना रहा है, किसी को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया है, फिर भी यह क्या है, अपराध है। क्लियर है ना। उसके बाद देखें, एक धारा 402 है, धारा 402, इसे हम कहते हैं डकैती के लिए इकट्ठा होना, डकैती के लिए इकट्ठा होना। ठीक है, डकैती के लिए केवल अभी इकट्ठा हुए हैं, अभी डकैती डाली नहीं है, किसी का धन नहीं लूटा, किसी की असमत नहीं लूटी, किसी की हत्या नहीं की, केवल अभी इकट्ठा हुए हैं, फिर भी यह एक प्रकार का क्या है, अपराध है, फिर भी एक प्रकार का यह अपराध है। एक बात और आता है, एक शब्द है प्रतिनिहित दायित्व। यूपीएसआई 2011 का क्वेश्चन इस शब्द से बना था, प्रतिनिहित दायित्व से बना था, बुद्धि लब्धि में। प्रश्न क्या था कि एक एस्टेब्लिश तैराक जो जिला लेवल पर मेडल जीत चुका है तैराकी में, वह एक पुल से गुजर रहा है, ठीक है ना, एक पुल से गुजर रहा है और पुल के नीचे नदी में एक बच्चा डूब रहा है और उसने उस बच्चे को बचाने का प्रयास तक नहीं किया। यह अपराध है या उसकी स्वतः की सोच है, या वह बच्चा उसका कोई रिश्तेदार नहीं लगता, या उसे वहां पर नैतिक भावना को दिखाना चाहिए था। ये प्रश्न था 2011 यूपीएसआई का मेंस परीक्षा में, ठीक ना। तो प्रतिनिहित दायित्व तो यही कहता है कि यदि आप जानकार हैं, तैरना जानते हैं, तो डूबते हुए व्यक्ति को बचाना चाहिए, यह मानवता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप ऐसा कार्य नहीं करते हैं, मान लीजिए साधारण व्यक्ति है, स्टेबलिश तैराक नहीं है, तो कह देगा मैं तैराकी नहीं जानता था। लेकिन अगर किसी के बारे में सर्वज्ञात है कि भैया ये तो जिला लेवल पे तैराकी किए हैं और मेडल जीते हैं, तो अब तो भाई आपको बचाना चाहिए। क्लियर है ना, बातें इतनी समझ में आ गई। तो मैंने अभी पढ़ाया आपको अपराध और अपराध के तत्व। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अपराध और अपराध के तत्व पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं दंड, अब हम पढ़ने वाले हैं दंड। तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होने वाला है दंड। अपराध अब जान गए हैं तो दंड भी थोड़ा जान लीजिए कि दंड क्या होता है। दंड, दंड को परिभाषित करना आसान है, किसी भी अपराध की शास्तियां दंड होती हैं, ठीक ना। अब अगर इसे हम परिभाषित करें तो आप कह सकते हैं कि किसी भी अपराध की शास्तियां दंड होती हैं। अब देखिए, किसी भी अपराध की शास्तियां क्या क्या हो सकती हैं, किस प्रकार की शास्तियां दी जा सकती हैं। तो किसी को शारीरिक दी जाती है, किसी को शारीरिक दी जाएगी, किसी को मानसिक दी जाती है
और किसी को संपत्ति की दी जाती है। ठीक ना, यही तो इतने प्रकार का, इतने से तो दंडित करते हैं। शारीरिक का मतलब उसे शरीर सहित कैद में डाल लेंगे। मानसिक का मतलब वह मन में हमेशा विचार करता रहेगा कि ऐसा कार्य नहीं किया होता तो जेल नहीं काट रहा होता। और संपत्ति मतलब जुर्माना, आपको जुर्माना लगा दिया जाता है। क्लियर है ये बात? दंड की परिभाषा आप समझ गए। अब दंड के सिद्धांत की तरफ चलते हैं। तो दंड के कितने सिद्धांत होते हैं कि अगर बात करेंगे तो दंड के कुल कितने सिद्धांत होते हैं? दंड के कुल होंगे 5 सिद्धांत। ठीक ना, दंड के कुल कितने सिद्धांत हो जाएंगे? 5 सिद्धांत हो जाएंगे। तो दंड के 5 सिद्धांत होते हैं। आपको रटना बिल्कुल नहीं है, बस मेरे साथ पढ़ते रहना है, उदाहरण से ही सभी बातें समझ में आ जाएंगी। दंड के 5 सिद्धांत होते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि दंड कितने प्रकार का होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा कि दंड 5 प्रकार का होता है। पहला है प्रतिशोधकारी दंड। प्रतिशोधकारी दंड। दूसरा है प्रतिषेधकारी दंड। तीसरा है प्रायश्चित्तकरण दंड। प्रायश्चित्तकरण दंड। चौथा है निवारक या निवारण दंड। निवारक या निवारण दंड। और पांचवा है सुधारात्मक दंड। पांचवा है सुधारात्मक दंड। चलिए पहले पे आते हैं, प्रतिशोधकारी दंड पर आते हैं हम। देखिए एक बिल्कुल आसान से शब्दों में पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी हैरान होने की बात नहीं है। प्रतिशोध का मतलब क्या होता है भाई? साधारण से अर्थ में बदला, यही तो प्रतिशोध का साधारण अर्थ होता है बदला। देखें दंड का सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति को इतनी मात्रा में दंडित किया जाए ताकि जो अभियुक्त पक्ष है, अभियुक्त को इतना दंडित किया जाए कि जो अभियोजन पक्ष है उसका प्रतिशोध पूर्ण हो सके। उसका प्रतिशोध अर्थात उसका बदला क्या हो सके? पूर्ण हो सके। ठीक ना। अब पता चला कि कोई मारकर मेरा पैर तोड़ दिया है। देखिए अभी तो आज पहला क्लास है मेरा, पहली वीडियो जाएगी आपके बीच में, तो मैं अपने आप को ये आरोपी बना करके आपको बता रहा हूं। आगे पढ़ते पढ़ते हम किसी भी एक बच्चे को उठाकर अपराधी बना करके बात करेंगे। ठीक ना, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखें अगर कोई व्यक्ति है वह मारकर मेरा पैर तोड़ देता है, ठीक है, पता चले हम गए न्यायालय में, कोर्ट कचहरी किया और जब निर्णय निकल करके आया तो बताया गया कि उस व्यक्ति को 500 रुपए का केवल जुर्माना लगाया है। मेरा पैर टूटा हुआ है, व्यक्ति को केवल 500 रुपए के जुर्माना से दंडित किया गया। भाई मैं भी ये कह सकता हूं ना कि सर 1000 रुपए अग्रिम जुर्माना राशि है, मैं भविष्य में उस व्यक्ति के दोनों पैर तोड़ दूंगा। तो इससे क्या होगा? अपराध को बढ़ावा मिलेगा। इससे अपराध को बढ़ावा मिलेगा। अगर मेरा पैर टूटा है और उस व्यक्ति को 6 माह की कारावास प्लस जुर्माना होती है या 3 माह की कारावास से जुर्माना या दंडित किया जाए, तो इस तरह की घटना हमारे प्रायश्चित को क्या करती है, हमारे प्रतिशोध को क्या करती है? शांत करती है। हमारा बदला उससे क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को इतना दंड देना चाहिए कि अभियुक्त को इतनी सजा मिलनी चाहिए कि अभियोजन पक्ष का प्रतिशोध पूर्ण होता हो। ठीक है, आगे देखें। प्रतिशोध के बाद हमने क्या किया? प्रतिषेध शब्द लिखा है। प्रतिषेध का क्या मतलब होता है? रोक लगाना। प्रतिषेध का क्या मतलब होगा दोस्त? रोक लगाना, रोकना। मतलब हम किसी व्यक्ति को इतनी मात्रा में दंडित करें ताकि
अगली घटना को अंजाम देने के लिए अन्य व्यक्ति सोचे कि अगर हम इस तरह की घटना को जन्म देंगे तो हमें भी उसी तरह से दंडित किया जाएगा। अभी एक बहुत बड़ी घटना चल रही है हाथरस में, और समाज का हमारे लगभग 2 भागों में विभाजन हो गया है। मनीषा हाथरस की घटना है। एक देखिए जघन्य अपराध हुआ है, किसी भी बच्ची का, महिला का बलात्कार होना जघन्य अपराध 376 डी माना जाता है। अगर कोई 4 व्यक्ति या 1 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी महिला के साथ ऐसा कार्य करें कि उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसके अंगों को काट दें और उसे मरने के लिए मजबूर कर दें। ऐसा निर्भया कांड के टाइम भी हुआ था। एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो उस कांड में भी फांसी की सजा दी गई थी। आपको पता है आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में ऐसी घटना को जन्म दिया गया था, तो अपराधियों को 3-4 बजे भोर में ही गोली मार दिया गया था। कोई डॉक्टर रेड्डी थी, प्रियंका रेड्डी, पता होगा आप लोगों को। देखिए ये बहुत बड़ा अपराध होता है। अगर इन अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दे दी जाए अपराध सिद्ध होने के बाद। प्रियंका रेड्डी में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अनुच्छेद 20 का उल्लंघन हो गया था, ठीक ना। अपराध सिद्ध होने के बाद, मतलब न्यायालय का भी महत्व होना चाहिए। अपराध सिद्ध होने के बाद उन बलात्कारियों को या किसी भी तरह की अप्रिय घटना करने वाले व्यक्ति को इतनी मात्रा में दंडित किया जाए ताकि आगे अगर ऐसी घटना को कोई व्यक्ति करना चाहे तो वह 100 बार सोचे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिशोधकारी दंड का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। प्रतिशोधकारी दंड का सिद्धांत कहते हैं। प्रतिशोध के बाद प्रायश्चित की बात करते हैं। प्रायश्चित को साधारण सी शब्द में हम कहते हैं पछतावा। पछतावा का मतलब होता है आत्मशुद्धि, तो इसे हम कभी कभी कह देते हैं आत्मनिग्रह का सिद्धांत। आत्मनिग्रह का सिद्धांत। अब देखें, पाश्चात्य देश अर्थात विदेशों में ऐसे किसी भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। पाश्चात्य देशों में ऐसे किसी भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें यह मानना है कि अपराधी जो होता है वो इतना पेशेवर होता है कि वह कभी भी पछतावा अपने किए गए कार्यों पर नहीं करेगा। लेकिन हिंदू विधि शास्त्र में ऐसा माना गया है कि लोग पछतावा करते हैं। मान लीजिए हम पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं और गलती से मुझसे किसी की हत्या कारित हो गई, तो मैं पछतावा कर सकता हूं कि यार ऐसी घटना को जन्म नहीं दिया। देखिए, जब प्रायश्चितकारी दंड किसी को दिया जाता है तो 15 दिन या उससे अधिक दिनों, अधिकतम 3 माह तक किसी व्यक्ति को काल कोठरी में रखा जाता है। काल कोठरी में जहां रखा जाता है वहां उस व्यक्ति का किसी से मुलाकात नहीं होती, उसे पेपर पेन तक नहीं दिया जाता कि वो अपनी व्यथा लिख सके, और उसे पेपर नहीं दिया जाता है कि वो पेपर पढ़कर टाइम पास कर सके। तो वह क्या करेगा? अपने बारे में आत्मचिंतन करेगा कि मैं क्या किया, कैसी घटना कर दिया, कहां अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, यहां आ गया, ठीक ना। तो इसलिए इस प्रायश्चितकरण दंड का सिद्धांत केवल हिंदू विधि शास्त्र के अनुसार भारत में ही किया गया है। पाश्चात्य देशों में इस दंड के सिद्धांत की कोई भी विवेचना नहीं की गई है, कोई भी व्याख्या भी नहीं की गई है, ठीक ना। इसके बाद निवारक या निवारण दंड की बात करें तो इसे भी आप साधारण सी भाषा में क्या कहेंगे? निवारक या निवारण दंड को साधारण सी भाषा में आप कह देते हैं नजरबंद। नजरबंद। अब दोस्तों देखें, नजरबंद किया किसका जाता है? जिसके बारे में हमें पहले से ही ज्ञात हो कि अगर यह व्यक्ति बाहर रहेगा तो किसी भी आपराधिक घटना को जन्म दे सकता है। तो उस आपराधिक घटना को होने से पहले ही उस व्यक्ति को हम क्या कर देते हैं? नजरबंद कर देते हैं। एक ध्यान देने योग्य बात है, अगर आप प्रतापगढ़ कुंडा से संबंधित होंगे तो जो राजा भैया के पिताजी हैं, महावीर जयंती के दिन वो महावीर की पूजा करते हैं। महावीर जयंती के दिन नहीं करते, किस दिन करते हैं? कुंडा के लोगों को अच्छे से पता होगा, मुहर्रम के दिन करते हैं वो। तो जब मुहर्रम के दिन वो महावीर की पूजा करेंगे और मुहर्रम को ताजिया लेकर मुस्लिम अगर अपना निकलेगा तो दोनों लोगों की टकराहट आपस में हो सकती है, अर्थात सांप्रदायिक दंगा होने का चांस रहता है।
तो आप सुने होंगे, इस बार भी अभी मुहर्रम जल्दी बीता है, आपको पता होगा कि राजा भैया के पिताजी को नजरबंद कर दिया गया था 1 हफ्ते के लिए, ताकि वो महावीर पूजा न कर सके, किसी भी प्रकार का दंगा न हो सके। चलिए एक छोटा सा उदाहरण दिया, एक बड़ा उदाहरण लेते हैं। अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 आपको याद ही होगा, एक बड़ा निर्णय लिया गया था, जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया है। पहले विधि के अनुसार जम्मू कश्मीर विदेश था भारत के लिए, ठीक ना। वहां पे मैं आईपीसी पढ़ाते हुए बताऊंगा कि वहां की विधि भी अलग थी, वहां पे रणवीर दंड संहिता प्रभावी थी, आईपीसी हमारी प्रभावी नहीं होती थी, तो उसकी बात तो अलग चर्चा करेंगे। लेकिन ये जान लें कि वहां पर जितने भी हुर्रियत नेता थे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती रही हो, उमर अब्दुल्ला रहे हो, फारूक अब्दुल्ला रहे हो, वहां पे अनुच्छेद 370 पर निर्णय लेने से पूर्व इनको नजरबंद कर दिया गया था, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का बहकावा न किया जा सके या हिंसात्मक घटनाओं को जन्म न दिया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया निवारक और निवारण दंड। एक दंड की हम बात करते हैं, वो है सुधारात्मक दंड। सुधारात्मक दंड, ठीक है ना। सुधारात्मक दंड की बात करें भाई, तो सुधरने का मौका, सुधरने का मौका। देखें, कभी कभी आदमी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है भाई कि मजबूरी में, हम आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है बल्कि मजबूरी में अपराध कर देते हैं। मान लीजिए कि हम बिल्कुल गरीब हैं, आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हैं, और हमारी माताजी ऑपरेशन के लिए इंतजार कर रही हैं और हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, कहीं से मैं बंदोबस्त नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, किसी का पर्स काट लूंगा। मजबूरी में मैंने अपराध किया, लेकिन अपराध अपराध होता है। आपने पर्स काटा मतलब चोरी की, वह चोरी तो है, लेकिन आपके कार्य को पूर्ण कर करके, मतलब आपके माताजी का ऑपरेशन करवा करके आपको सुधरने का मौका प्रदान किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं सुधारात्मक दंड का सिद्धांत। तो ये 5 प्रकार के आपके दंड होते हैं, ये दंड के सिद्धांत भी यही कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे। दंड में ही एक शब्द है दंड का विषय, दंड का विषय। और आपके दिमाग में यह बहुत देर से कौतूहल चला होगा, अगर इस क्लास को आपने पूरा देखा होगा तो, कि दंड जब ये है तो फिर ये जेल काटना क्या होता है। तो जेल काटना एक प्रकार का दंड का विषय है, ठीक ना। जेल काटना एक प्रकार का दंड का विषय है। यह भी अब वर्तमान में, आरंभ में कितने प्रकार का था भाई, आरंभ में दंड के विषय की संख्या थी 6, वर्तमान में दंड के विषय की संख्या है 5। तो वर्तमान में दंड के विषय हो गए 5, आरंभ में इनकी संख्या थी 6। देखिए कैसे, पहला था मृत्यु दंड, पहला था मृत्यु दंड। देखिए भारत में मृत्यु दंड का प्रावधान है। अगर आपने किसी की हत्या कारित की है तो मृत्यु दंड, अगर आपने किसी जघन्य अपराध को दंड कार्य किया है तब भी मृत्यु दंड, ठीक ना। तो मृत्यु दंड का भी प्रावधान है, फांसी की सजा, क्लियर। दूसरा आजीवन कारावास। दोस्तों आजीवन कारावास को अनिश्चित दंड भी पूछ सकता है कि किस प्रकार के दंड को अनिश्चित दंड कहते हैं। तो आजीवन कारावास को अनिश्चित दंड कहा जाता है क्योंकि जीवन का कोई भी निश्चय नहीं है। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि मृत्यु पर्यंत तक, जब तक आप मर ना जाए तब तक कारावास काटते रहेंगे, तो जीवन पर्यंत। अब ये बताएं कि क्या किसी व्यक्ति का जीवन निश्चित है कि वह कितने साल तक जिंदा रह सकता है। तो इसलिए इसे कैसा दंड कहा जाता है, अनिश्चित दंड कहा जाता है। उसके बाद देखें दूसरा, दूसरा क्या है, आजीवन कारावास से, आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति कोई मृत्यु कारित करे, कोई मृत्यु कारित करे तो उसे सीधा क्या दिया जाएगा भाई, मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा।
एक बहुत बड़े मैं बाबा का नाम लेना चाहूँगा। देखिए, किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति को ठेस पहुँचाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि यह बात आसानी से कैसे आपको याद रहे। तो आजीवन कारावास से दंडित हैं वर्तमान में बाबा आसाराम, ठीक है ना। आसाराम जी जैसे ही छोड़ दिए जाएं कि अच्छी चाल चलन है, इन्हें छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए बाहर घूम आए और ये बाहर निकलते ही किसी व्यक्ति की हत्या कारित कर दें, तो बाबा जी को सीधा क्या दे दिया जाएगा, मृत्यु दंड से दंडित कर दिया जाएगा। और देखें, इसे यहां से तीसरा है ये, इसे यहां से क्या कर दिया गया, वर्तमान में निर्सित कर दिया गया है। अर्थात यह दंड के विषय में नहीं है। तो आरंभ में दंड का विषय 6 था, तीसरा वाला निर्सित हो गया, इसीलिए वर्तमान में क्या बचा, 5। तो वर्तमान में यह है कहां, तो आप जान लीजिए यह आईपीसी के धारा 303 में है और इसे असंवैधानिक दंड नाम दिया गया है। यह दंड कैसा है भाई, असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक दंड है तीसरा वाला, या धारा 303 को भी आप कह सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी धारा असंवैधानिक है, तो आप सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा धारा 303 आपका असंवैधानिक है। इस पर हम वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे, मानव शरीर को प्रभाव डालने वाले कारक टॉपिक में, ठीक है। यह आपका अध्याय 16 होगा, तो हम वहां चर्चा करेंगे। आईपीसी पढ़ते हुए आगे चलते हैं, चौथे की बात करते हैं। चौथा है आपका कारावास। चौथा है आपका कारावास। देखिए, कारावास भी आपको 2 प्रकार के दिए जाते हैं। एक आपको सादा कारावास या साधारण कारावास से दंडित किया जाता है, और दूसरा आपका जो होता है वो आपको कठोर कारावास से दंडित किया जाता है। वो आपको कठोर कारावास से दंडित किया जाता है। कठोर कारावास का क्या मतलब होता है दोस्तों, कठोर कारावास का मतलब होता है कि कठोर कार्य करते हुए आप लकड़ी काटेंगे, आप जमीन खोदेंगे, खेत की जुताई करेंगे, आप कहीं भी आटा चक्की चलाएंगे, मतलब इस तरह के कार्यों को करते हुए आप सजा काटेंगे, तो उसे हम कहते हैं कठोर कारावास। एक 5वां प्रकार का दंड आपको दिया जाता है, और 5वां प्रकार के दंड को हम कहते हैं संपत्ति का संपहरण। संपत्ति का संपहरण को आप साधारण सी भाषा में क्या बोलेंगे भाई, कुर्की। उनके घर की क्या हो गई, कुर्की हो गई, ठीक ना। संपत्ति को संपहरित कर लिया जाता है, यह भी एक प्रकार का क्या है, आपका दंड का विषय है। छठा आपका होता है अर्थदंड। अर्थदंड को आप क्या बोलेंगे भाई, जुर्माना बोलते हैं। अर्थदंड को क्या बोलते हैं, जुर्माना बोलते हैं। तो ये आपका हो गया दंड का विषय कंप्लीट। दंड का विषय हो गया कंप्लीट। कभी कभी आपके दिमाग में चलेगा कि अगर मान लीजिए कि हम इतने कमजोर हैं, इतने आर्थिक रूप से कमजोर हैं कि हम जुर्माना नहीं भर पा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। तो अगर आप जुर्माना भरने में असक्षम हैं, तो आपके अर्थदंड को उसे किस में बदल दिया जाता है भाई, कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसे कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज मैंने आपका टॉपिक अपराध और दंड भी क्लियर कर दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं प्रभु सिंह आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।